दोस्तों आज के समय में बजट फोन खरीदना टोटली मुश्किल हो गया और ऐसा नहीं है कि एक कंपनी यहाँ पे अपने फोन की कीमतें बढ़ा के महंगा कर रही है। यहाँ नहीं कि मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी बजट में अच्छे फोन्स निकालती थी सबकी कीमत काफी ज्यादा जा चुकी है। आज के समय में हर एक कंपनी के जो फोन्स जो आप 20,000 रुपए के सेगमेंट में काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मानते थे उसकी कीमतें काफी ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ओप्पो वीवो की बात करें, रियलमी के कई सारे फोन ऐसे लग रहे हैं जो 25,000 के सेगमेंट में जो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं बनाते, और रेडमी जैसी कंपनी जिसके फोन को हम काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी कंसिडर करते थे वो भी बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। इवन बात करें तो सरप्राइजिंग चीज ये कि यहाँ पे नथिंग का जो इंडिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर एकिस, उनसे जब पूछा गया कि CMF का जो नेक्स्ट फोन आने वाला है वो क्यों नहीं आ रहा, उन्होंने यहाँ पे ये बोलना था कि CMF फोन 3 Pro को हमने कैंसिल कर दिया 2026 के लिए, क्योंकि CMF फोन 2 Pro वैसा फोन अगर हम बनाने जाएंगे 2026 में तो उस फोन की कीमत 30 से 35,000 रुपए पहुंच जाएगी। और ये पता चलता है कि मार्केट की कितनी बुरी सैड रियलिटी है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर एक अच्छा फोन डिलीवर करना चाहे तो वो डिलीवर कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। अब कई सारे लोग इसे कॉर्पोरेट ग्रीड कहते हैं, कई सारे लोग इससे बोलते हैं किसी कंपनी को यहाँ पर देना ही नहीं है, लेकिन सच बात है कि आज के समय में जो मेमोरी प्राइसेस होते हैं और जो बिल ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स का होता है ना वो इस लेवल पे इतना ज्यादा हाई होता जा रहा है कि जिस वजह से मार्केट में जो बजट फोन अफोर्डेबल फोन की कैटेगरी थी ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। यानी कि आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जो फोन 7 से 8,000 या 10,000 रुपए के मिलते थे उनमें 1,000 से लेकर 2,000 रुपए का प्राइस इंक्रीज आया है। इवन जो फोन की कीमत 15 से 20,000 रुपए हुआ करती थी वो फोन आज के समय में 25 से 30,000 रुपए के सेगमेंट को यहाँ पे टच कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक कंपनी के साथ नहीं, सभी कंपनीज के साथ है। इवन अब ऑफलाइन में भी जाएंगे तो कई सारे कंपनीज के जो बजट फोन है बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, उनकी कीमतें काफी ज्यादा हो चुकी है। और इसका ओवरऑल इंपैक्ट ये हो रहा है कि यहाँ पे जो लोग जो नया फोन खरीदना चाहते थे एक अच्छे अफोर्डेबल रेट में बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। इवन अगर आप लोग बिलीव करेंगे तो फ्लैगशिप किलर फोन जो रहता है, जैसे एक जमाने में बोला जाता था कि यार इस तरीके का फोन ले लो कि आपको सबसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन सबसे कम दाम में मिल जाएगी, आज के समय में फ्लैगशिप फोन बनाना इतना महंगा है तो किलर फोन तो यहाँ पे बन ही नहीं सकता है। इसके अलावा बात करें तो 2025 से अगर मैं 2026 के फोन को कंपेयर करूं तो ऐसा लगता है कि टोटली यहाँ पे डाउनग्रेड है। यानी कि अगर मैं 2025 में जाके देखूं तो पुराने फोन जो 15 से 20,000 के सेगमेंट में थे उनके अंदर सोनी का काफी अच्छा इमेज सेंसर था, आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन था, एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती थी, ये सारी चीजें थी और एक अच्छा खासा प्रोसेसर भी था। यानी कि 20-22,000 में आपको एक बढ़िया फोन मिल जाता था जिसके अंदर आप अपनी सारी जरूरतें कर सकते थे, गेमिंग भी कर लेते थे और कैमरा भी अच्छा था। आज के समय में हालत है कि आज के समय में 20-22,000 में अगर आप फोन लेने जाएंगे तो पहली बात आपको कई सारे पुराने कंपोनेंट है, एमोलेड से वापस LCD पे जा चुके। कई फोन्स तो ऐसे जिनके अंदर पुरानी eMMC स्टोरेज, इवन पुरानी UFS स्टोरेज को भी यूज किया जा रहा है। इवन फोन्स में से टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को भी गायब किया जा रहा है, इवन OIS को भी गायब किया जा रहा है। और कई सारे फोन्स ऐसे कि घुमा फिरा के सिंगल कैमरा के पीछे आ रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि आज के समय में हालत इतनी बुरी हो रही है कि 15,000 के नीचे तो 5G फोन तो शायद बनना भी मुश्किल हो जाए। और हो सकता है कई कंपनीज तो यहाँ पे अपने 4G मॉडल्स को 10 से 15,000 रुपए की रेंज में लिया है। ये भी काफी सरप्राइजिंग चीज है, जिस वजह से आप समझ जाइए कि बजट फोन्स को आज के समय मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे देने की कोशिश कर रही है तो आप ये समझ जाओ कि अगर उसका फोन अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि बाकी लोग आज के समय में इतनी वैल्यू फॉर मनी वाले ऑप्शंस होते हैं ना वो यहाँ पे दे नहीं पाएंगे। देखो और कुछ खास बातें बता सकता हूँ कि आज के समय अगर एक फोन खरीदना है तो 2026 में जो नए फोन अब लॉन्च हो रहे हैं वो ज्यादातर वैल्यू फॉर मनी नहीं है, और जो पुराने फोन जो मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं वो वैल्यू फॉर मनी ज्यादा लगते हैं। इवन अगर एक पर्सनल बायर की तरफ से अगर मेरे को सजेशन देना हो तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप है ना पुराना कोई फोन देखो जिसके अंदर कोई एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, उसके बाद उस पुराने फोन को डील डिस्काउंट का वेट करो। क्योंकि एक बात बताऊं, मार्केट में कई सारी कंपनीज ने पुराने फोन यहाँ पे बना के रख दिए थे और उनका स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ और वो फोन बिक नहीं रहे। इस वजह से उन फोन की यहाँ पे डिमांड यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो गई है और जो नए फोन आ रहे हैं उनका लिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा है इस वजह से, ताकि लिमिटेड फोन बनाए और लिमिटेड फोन बेच पाए। तो ये एक बात है। इसके अलावा बात की जाए तो अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि यहाँ पे ऐसा इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है कि बजट फोन बिल्कुल ही खत्म हो गए, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो AI की जो रेस चल रही है दुनिया भर में और जो बबल बन रहा है बहुत इंसेन है। मतलब कि गूगल हो गई, मेटा हो गई, OpenAI हो गई, Amazon हो गई, Oracle हो गई, दुनिया की जो टॉप कंपनीज है ढेर सारा पैसा डाल रही है डेटा सेंटर में। इतना पैसा डाल रही है आज के समय में डेटा सेंटर बिल्डअप करने में कि AI को चलाना है, और इतना ज्यादा AI हार्डवेयर चक्रन करने के लिए आपको ढेर सारी रैम और मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से ऑलरेडी दुनिया की जो टॉप 3 कंपनीज थी जैसे कि SK हाइनेक्स, माइक्रोन और सैमसंग, इनकी रैम ऑलरेडी बुक हो चुकी है मल्टी ईयर डील्स के अंदर। जिस तरीके से जो रेगुलर रैम होती है वो अब हाई बैंडविड्थ मेमोरी में यूज हो रही है जो आपके AI सर्वर में यूज होगी, जिस वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर टोटली रैम क्राइसिस हो गया। रैम और मेमोरी क्राइसिस इतना बुरा जा रहा है कि यहाँ पे 2027 के एंड तक अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही कि तब तक स्थिति यहाँ पे सुधरेगी। 2027 के एंड तक बात कर रहा हूँ और 2027 के बाद ये क्राइसिस अगर स्लो डाउन होता है तो भी रेयर चांसेस है कि प्राइसेस आपको पुराने लेवल पे देखने को मिले रैम और मेमोरी के, ये बात रहती है। इवन ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी बजट
बजट फोन्स थे या मिड रेंज फोन्स थे, इनके अंदर आज के समय में जो 50% जो कॉस्ट आ रही है कंपनी को वो पड़ रही है यहाँ पे सिर्फ मेमोरी लेने की। और वो कुछ कंपनीज जिन्होंने पास्ट में यहाँ पे मल्टीपल मेमोरीज को यहाँ पे एक्वायर कर लिया था, उनको यहाँ पे काफी अच्छी डील देखने को मिल रही है और वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो ये एक बात है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री काफी तेजी से मूव कर रही है, यानी कि जो मॉडर्न रैम टेक्नोलॉजी से उस पर इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, जिस वजह से पुरानी LPDDR4 LPDDR4X रैम जो रहती है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे बंद हो रहा है और जो LPDDR5 रैम होगी उसके ऊपर कंपनी स्विच कर रही है। और हाँ, फ्यूचर के अंदर LPDDR6 रैम के ऊपर भी स्विच हो सकता है, लेकिन वो अभी आज साल के एंड तक आपको फोन्स में देखने को मिलेगी। और हाँ, LPDDR6 रैम आएगी तो इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा होगी और इवन UFS 5.0 स्टोरेज होगी, उसकी कीमत भी ज्यादा रहेगी। हालांकि आने वाले फ्यूचर में इस तरीके के स्टोरेज और रैम भी कॉमन हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग एक AI स्मार्टफोन के ऊपर मूव कर रहे हैं और AI को ऑन डिवाइस रन करने के लिए आपको हाई रैम, हाई स्पीड स्टोरेज की जरूरत है। और उस केस के लिए यहाँ पे जो LPDDR6 और UFS 5.0 स्टोरेज है उसके लिए बनाई गई है, रेगुलर टास्क और रेगुलर गेमिंग के लिए नहीं। अब उससे ऊपर यहाँ पे बातें चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, ये बात है। हालांकि बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खर्चा यहाँ पर कंपनीज का इतना ज्यादा हो रहा है, कई सारी कंपनी जो इतना ज्यादा प्रॉफिट इतने सालों तक बना रही थी वो अब सारा लुटा रही है और उनके पास जो कैश सरप्लस होता था ना वो अब बिल्कुल ही जीरो हो गया, क्योंकि सारा का सारा पैसा डेटा सेंटर बनाने में जा रहा है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन करने के लिए आपको हाई एंड सर्वर, हाई एंड CPUs और हाई एंड GPUs की जरूरत है और उसकी ग्लोबल लेवल पे इस तरीके की रेस है कि वो शॉर्टेज में। अब देखने वाली बात है कि लोगों का कहना है कि बबल बन रहा है और ये बबल बस्ट हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये बबल बस्ट होगा तो कई सारी इकोनॉमीज खतरे में आ जाएंगी, USA जैसी। इसलिए US जितनी बड़ी कंट्री जो है वो यहाँ पे अपनी कंपनीज को जबरदस्ती जोखिम में नहीं डालेगी और इस बबल को बस्ट नहीं होने देगी और जितने लंबे समय तक चलाना है उतने लंबे समय तक चला सकती है। तो ये बात है। हालांकि ओवरऑल अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर ये पड़ रहा है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर रैम यूज की जाती है, चाहे हम बात करें लैपटॉप्स की, कैमरास की, मेमोरी कार्ड्स की, पेन ड्राइव्स की, सबकी कीमतें ज्यादा हो रही है। यहां तक की बात करें जो अगले जनरेशन की गेमिंग कंसोल PlayStation 6 और Xbox का प्रोजेक्ट हेलिक्स के बारे में बोला जा रहा है, वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। वो अगर लॉन्च होंगे तो उनकी कीमत ज्यादा रहेगी, इस वजह से उनके लॉन्च को भी कहा रहा है कि डिले होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के गेमिंग कंसोल मार्केट में आते हैं कि नहीं आते। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ढेर सारे डेटा सेंटर्स बिल्ड हो रहे हैं, जिस वजह से क्लाउड PC और क्लाउड गेमिंग एक नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर मैं मोबाइल फोन्स में बात करूं तो मोबाइल फोन्स तो करेंटली यहाँ पे आपके बजट से मिड रेंज में जा चुके हैं और एक एवरेज प्राइस मोबाइल फोन का 20-25 हजार से ऑलरेडी 25 से 30 हजार की रेंज में खिसक रहा है। और लोग भी अब ऐसे कि अपने पुराने फोन को लंबे समय तक चला रहे हैं। जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही थी ना, उसका ग्रोथ अब रुक गया है और कई सारी कंपनीज अब ये सोच रही कि हम लिमिटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते जो मार्केट में बिके, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक फोन हमने निकाला वो मार्केट में बिका नहीं। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि आने वाले समय में जो फ्लिपकार्ट और Amazon पे सेल आती थी उसमें हो सकता है कि आपको मोबाइल फोन के ऊपर वैसे डिस्काउंट के ऑफर्स ही देखने को ना मिले, क्योंकि कहने की बात है कि आज जिस प्राइस पॉइंट पे मोबाइल फोन मिल रहा है ले लो, कल को अगर सेल आएगी तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में ये सेल के अंदर आपको एक अच्छी प्राइसिंग के अंदर आपको एक अच्छा मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। तो यार ये भी एक चीज रहती है। इसके अलावा बात करें तो हाँ, इंडिया में बजट सेगमेंट जिंदा रहने वाला है। 15,000-20,000 में मोबाइल फोन बनते रहेंगे, लेकिन वो डाउनग्रेडेड स्पेक्स के साथ रहेंगे, जिस वजह से मिड रेंज वाली चीज थी वो मैं खत्म होते हुए देख रहा हूँ और जो अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप है उसे मैं ज्यादा होते हुए देख रहा हूँ। इवन ये भी बोला जा रहा है जो अपकमिंग अल्ट्रा फोन्स होंगे जैसे ओप्पो और वीवो के आते, इनकी कीमत 1.5-2 लाख तो आसानी से पहुंची जाएगी। और हाँ, जिन लोगों को लग रहा था कि एप्पल जैसी कंपनी प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, तो खुद एप्पल के CEO मिस्टर टिम कुक ने ये ऑफिशियली बोल दिया कि फ्यूचर में आईफोन, मैकबुक और आईपैड जो ये लॉन्च होंगे तो हायर प्राइस पे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में क्या हालत चल रही है। लेकिन अब कुछ खास बातें आपको बता सकता हूँ, एज अ कंज्यूमर आपको क्या करना है। देखो, एज अ कंज्यूमर अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो लंबे समय तक चल रहा है, उसे चलाओ, उसे पूरी तरीके से निचोड़ लो। जब आपको लगे कि उसकी दम निकल गई, उसमें से बिल्कुल जान नहीं बचा, उसको यूज ही नहीं कर सकते, तब आप अपग्रेड करो, क्योंकि इससे रहेगा कि आप अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट की सही वैल्यू को रिकवर कर लोगे। दूसरी चीज, आप हमेशा ये देखो कि आपके पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कौन सी बेस्ट चीज अवेलेबल है आज के समय में। ये मत देखो कि 6 महीने बाद क्या होगा या अगली सेल में क्या होगा। अभी आपको किस चीज की जरूरत है, अभी आपके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन है। अगर खरीदना चाहते हो तो तब लो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती परचेज करनी है। और हाँ, अगर जरूरत है तो ही लो, अगर जरूरत नहीं है मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि 2026 में फोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और 2027 में भी मैं कहूंगा कि काफी हद तक हो सके तो मोबाइल फोन और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो परचेज होते हैं थोड़े समय के लिए डिले कर दो। ये मेरा एक सिंपल सी सलाह रहेगी जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, क्योंकि अभी देख के मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि जहां पे पहले टेक्नोलॉजी जब बेटर होती थी तो चीजें आपको सस्ती मिलती थी। यानी कि पहले क्या होता था, जो फोन
फोन्स आपको 40,000 50,000 के मिलते थे, वैसी टेक्नोलॉजी 20,000 रुपए के फोन्स में आ गई थी, चाहे कर्व डिस्प्ले, एमोलेड स्क्रीन या बैटरी से कुछ भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये हो गया कि पहले जो 20,000 में मिलता था अब वो फिर से 30-40,000 में खसकता जा रहा है। अब दोबारा से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये एक सोचने वाली बात है। बाकी देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको पता है आपको क्या करना है और आप सारी बातें आप जानते हो। थैंक यू बने रहने के लिए। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।